Hello, my dear students. Once again, a very, very, very warm welcome to your own Pupils Academy, Nalasopara East. Today, once again, I am switching to accounts. आज फिर से हम लोग अकाउंट्स का एक दूसरा टॉपिक कवर अप करेंगे. लास्ट टाइम जब मैंने बीके का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का टॉपिक लिया था, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, और मैंने एक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था. देयर आर 2 वीडियोस रिगार्डिंग दैट, एंड उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, दैट यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस. ओके, सो टुडे आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर ये लेक्चर कंडक्ट होने वाला है, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लास्ट ईयर तक का जो सिलेबस था उसके हिसाब से 17 मार्क्स का वेटेज था ये चैप्टर का आउट ऑफ 80 मार्क्स. ओके, बिकॉज 10 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 मार्क्स ऑफ फॉर्मेट. तो ये अलग अलग करके 17 मार्क्स का ये वेटेज था ये चैप्टर का. तो अगेन अभी जो नया पैटर्न आएगा उस हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, विच इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज. अगर आपका 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज क्लियर है तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम अच्छे से क्लियरली आराम से समझ में आ जाएगा. ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ चैप्टर ऑफ SYJC बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 7 एज पर द न्यू सिलेबस. नए सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 7 है. एंड you all must be knowing me. I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications: PhD, MCom, B.Ed, UGC NET, MSET and GSET. Okay, so let's start with the topic. अभी when we talk about bookkeeping and accountancy, कोई भी चैप्टर को जब मुझे इंट्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने फाइनल अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां पर भी हम लोगों ने सबसे पहले यही चीज देखा था, दैट वाज ट्रांजैक्शन. वहां पर भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट मिलके फाइनल अकाउंट्स. लेकिन यहाँ पर कुछ और है. 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के बारे में समझा. ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, खरीदना बेचना, कुछ ना कुछ लिया दिया. तो ये ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते थे. वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड द अदर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अब आपको मतलब इफ यू आर अ सेलर तो आपको टेंशन कब आएगा, मतलब आपको कब सोचना पड़ेगा, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो सोचना पड़ेगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो सोचना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली वहीं पर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने शर्ट बेचा, 500 रुपीज लिया, बात वहीं पर खत्म हो गई. बात आगे कब बढ़ेगी? व्हेन देयर इज ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस. मतलब मैंने शर्ट तो बेचा बट मुझे पैसा मिलने वाला है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, वॉट एवर बी द पीरियड. अब क्रेडिट पर जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें यूजुअली हम लोग यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कौन सा? तो बाइंग एंड सेलिंग का बात कर रहे हैं. अब बाइंग कौन करता है? ऑब्वियसली बायर या कस्टमर. सेलिंग कौन करता है? सेलर या प्रोड्यूसर. मतलब जो बनाता है वो बेचता है. तो सेलर और बायर ये दोनों का दे कम इनटू रिलेशनशिप. वो लोग दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं. वो रिलेशनशिप को क्या कहेंगे वो पहले समझते हैं, बराबर है. अब क्रेडिट पर सेलर ने बेचा गुड्स बायर को, सेलर ने बेचा, बायर ने खरीदा. ओके, क्या प्रूफ है? समझो मैं सेलर हूं, मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये पर्टिकुलर गुड्स बेचा है? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सोर्स डॉक्यूमेंट्स करके चैप्टर देखा. वो सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर में क्या था कि मेरा ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को बैकअप में, मतलब उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ, मराठी में हम लोग उसको पुरावा बोलते हैं ना, वो प्रूफ क्या है? तो मैं वो बिल बनाकर भेजूंगा जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस. अब मेरे लिए बीइंग अ सेलर, मेरे लिए वो इनवॉइस होगा सेल्स बिल, और जो बायर है उसके लिए ये बिल होगा, ये इनवॉइस होगा परचेज बिल. मतलब ये सेल्स बिल मेरे लिए, बायर के लिए परचेज बिल इज अ प्रूफ दैट आई हैव सोल्ड एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज परचेस्ड. बराबर है. समझो मिस्टर एक्स ने मेरे पास से परचेस किया, बराबर है. आई एम द सेलर, मिस्टर एक्स इज द परचेसर. तो मुझे ये बताओ कि हम दोनों में डेटर क्रेडिटर, उस रिलेशनशिप में कौन डेटर बनेगा और कौन क्रेडिटर बनेगा? तो मैंने गुड्स बेचा है. अब बायर जो है मिस्टर एक्स बोलता है कि आपने मुझे 10,000 का जो गुड्स दिया है, समझो 10,000 का गुड्स बेचा है, वो 10,000 का गुड्स का पैसा मैं 10,000 रुपया आपको 1 महीने बाद देता हूं, आफ्टर 1 मंथ. तो ये 1 मंथ का हो गया क्रेडिट टर्म, मैंने क्रेडिट टर्म दे दिया उसको 1 महीने का. ये 1 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलने वाला है. अब जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं उसको क्या बोलूंगा? मराठी, हम लोग महाराष्ट्र में तो हम मराठी में बोलेंगे, तू मला माझे पैसे दे. तर भाई तू मेरा पैसा दे.
अब तू मला माझे पैसे दे तर म्हणजे तू माझा डेटर, तू माझा मतलब कौन डेटर बन गया यहाँ पर, मिस्टर एक्स. सो जो परचेसर है वो बन जाता है डेटर और जो सेलर है वो बन जाता है क्रेडिटर. मतलब मैं क्रेडिटर बनूंगा और वो डेटर बनेगा. अगर मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि भाई वो पेमेंट करेगा तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, मतलब हमारा रिलेशन यहीं पर क्लोज हो जाएगा. कौन से लेवल पे, डेटर क्रेडिटर पे क्लोज हो जाएगा. लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, कल शायद उसने बिल का पैसा, मतलब उसने ये जो सेल्स बिल है मेरे लिए उसका पैसा नहीं दिया तो मैं क्या लीगल एक्शन लूंगा. तो मुझे आगे अगर समझो लीगलाइज लेवल पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, उससे लिखवा के लूंगा. मतलब आई विल प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज. वही चैप्टर है हमारा. एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा जिसमें लिखा रहेगा कि ये जो 10,000 रुपए है तू मुझे 1 महीने बाद देगा, बोल हाँ बोलता है कि नहीं. तो बोलेगा हाँ मैं हाँ बोलता हूँ. मतलब वो साइन करेगा उसमें, पहले मैं साइन करूंगा, मेरे साइन करने के बाद मैं उसके पास वो बिल भेजूंगा तो वो साइन करके देगा यस यस एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं ये पैसा 1 महीने बाद दूंगा. कितना, 10,000. तो मैंने वो बिल बनाया, उसको बोलते हैं आई हैव ड्रॉन अ बिल. मतलब जो क्रेडिटर है वो बिल को ड्रॉ करता है. क्रेडिटर ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड दैट पर्टिकुलर बिल इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर पर्सन. जो डेटर है इट इज एक्सेप्टेड बाय द डेटर. जो बिल को ड्रॉ करता है यानी मैं बन जाऊंगा ड्रॉवर क्योंकि मैंने बिल को ड्रॉ किया है, और सामने वाला मिस्टर एक्स बन जाएगा ड्रॉवी क्योंकि वो बिल को उसने एक्सेप्ट किया है. अब चलो मुझे ये बताओ कि मैं ड्रॉवर, मुझे ये बिल का पैसा देना है 1 महीने बाद, ये बिल का पैसा लेना है. यस मुझे ये बिल का पैसा लेना है. लेना है मतलब ये बिल मेरे लिए होगा बिल्स रिसीवेबल. सेम वे मिस्टर एक्स के लिए यही बिल होगा बिल्स पेएबल. तो इतना कंसेप्ट क्लियरली समझ लो. गुड्स मैं बेच रहा हूं, सामने वाला खरीद रहा है क्रेडिट पर. उसके सामने मैंने दूसरा बिल, पहला बिल था सेल्स बिल मेरे लिए, उसके लिए परचेस बिल, उसके सामने मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा के लिया. दैट ट्रांजेक्शन में डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कैंसिल हो जाएगा और ड्रॉवर ड्रॉवी रिलेशनशिप बन जाएगा, वहां पर जनरेट हो जाएगा. ड्रॉवर ड्रॉवी में ड्रॉवर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल होगा, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल होगा. हम देखो फाइनल अकाउंट के लेक्चर में बिल्स रिसीवेबल हम असेट में लिखते थे क्योंकि सेलर के लिए ये बिल का पैसा मिलने वाला है तो असेट. और बिल्स पेएबल हम लोग लायबिलिटी में लिखते थे क्योंकि ड्रॉवी के लिए जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट करूंगा ये एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए वो बिल का पेमेंट करना है, पे करने का है तो लायबिलिटी. तो मेरे लिए जो डेटर था वो निकल के अब बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और ड्रॉवी के लिए जो क्रेडिटर था, मैं क्रेडिटर था उसका, वो उधर से निकल के वहां से क्रेडिटर में से वो अमाउंट निकल के उसके लिए वो अमाउंट बिल्स पेएबल में चला जाएगा. दिस इज व्हाट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल अबाउट. अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है. इफ आई आस्क यू देयर आर डैश पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने अभी जस्ट देखा ना, बायर सेलर, सेलर बन जाएगा ड्रॉवर, बायर बन जाएगा ड्रॉवी. तो कितनी पार्टीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो कोई भी बोलेगा यस देयर आर 2 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. बट द आंसर इज देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. सर अब ये तीसरा पार्टी कहां से आ गया, 2 पार्टी तो हमने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा, ड्रॉवर ड्रॉवी 2 पार्टीज है. तो 3 पार्टी क्या है, 3 पार्टीज कौन से. फर्स्ट वन आपने बराबर बताया, ड्रॉवर. सेकेंड वन भी आपने बराबर बताया, ड्रॉवी. थर्ड वन कौन है, थर्ड वन इज पे. अब ये कौन है, इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है या तो आंसर इन वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है. कैसे, अ पर्सन हु ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल को जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है अ पर्सन हु मेक्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल को बनाता है, या फिर अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल इज ड्रॉन, द बिल इज ड्रॉन. मैं ड्रॉवर हूं ना, मेरे फेवर में वो बिल है क्योंकि बिल का पैसा तो मुझे मिलने वाला है. ये 3 में से कोई भी सेंटेंस आया तो उसका आंसर आएगा ड्रॉवर. जो बिल को ड्रॉ करता है या बिल को बनाता है, यानी हु मेक्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, या इन हुज फेवर ऑफ बिल इज ड्रॉन. ड्रॉवी कौन, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल. मिस्टर एक्स ने बिल को एक्सेप्ट किया, मतलब क्या किया, साइन किया एक्सेप्टेड करके, हाँ हाँ ये 10,000 रुपया मैं 1 महीने बाद पे करूंगा. हु एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज. या फिर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ, मेरे फेवर में बिल ड्रॉ हुआ, मिस्टर एक्स के ऊपर, मिस्टर एक्स पे ये बिल ड्रॉ हुआ क्योंकि वो पेमेंट करने वाला है, और वो पेमेंट करने वाला है यानी अ पर्सन हु पेज द अमाउंट ऑफ बिल. अल्टीमेटली लास्ट में कौन पेमेंट करेगा बिल का, तो ड्रॉवी. ड्रॉवी इज द पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट का, यानी वही लास्ट में ड्यू डेट के दिन बिल का जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन वो पे करेगा. जैसे जैसे मैंने बोला 1 महीने बाद, 1 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगा तो वो बिल का पेमेंट करने वाला पर्सन इज द ड्रॉवी. अब ये पेई कौन है, पेई में यहां पर लिखा हुआ है अ पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ बिल इज मेड पेएबल.
ड्रॉवी पेमेंट करने वाला है ना, वो जिसको वो पेमेंट करेगा वो पे ही है, या फिर अ पर्सन हु इज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, यानी कि जो बिल का पैसा रिसीव करने वाला है, अब जिसको पेमेंट होने वाला है मतलब उसको ही रिसीव होने वाला है, या फिर अ पर्सन हु इज टू बी पेड, जिसको पे होने वाला है अमाउंट ऑफ बिल। सर वो तो ड्रॉवर ही रहेगा ना, जैसे कि मैंने बिल बनाया तो मिस्टर एक्स मेरे पास ही आके बिल का पैसा भरेगा ना। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? इसको तो आप सभी लोग पहचानते होंगे, द मोस्ट आइकॉनिक मूवी ऑफ बॉलीवुड इज शोले, बराबर ना। उसके ऊपर तो कितने लोगों ने रिमेक्स बनाए, कितने लोगों ने जोक्स वगैरह करके बहुत सारे करोड़ों रुपया कमाया। सबसे ज्यादा चला 5 साल तक ये मूवी चला था, तो वो सबको पता ही है। ये ठाकुर है, समझो ठाकुर ने गुड्स बेचा, ठाकुर सोल्ड गुड्स। अब इसको भी सभी पहचानते ही है, यस, गब्बर सिंह। ठाकुर सोल्ड गुड्स टू गब्बर। अब ठाकुर जब गुड्स बेचेगा, सीधी बात है, गब्बर जैसे आदमी पे कौन भरोसा रखेगा, तो उस पे लिखवा पे, उसके पास से लिखवा के भी लेगा कि भाई मुझे तू, समझो ठाकुर ने 20,000 20,000 का गुड्स बेचा गब्बर को, और गब्बर बोला मैं 2 महीने बाद देता हूं, मेरी आंखों में सच्चाई है, देख ले। अब इतनी सच्चाई भी नहीं दिखेगी तो वो साइन करवाएगा, मतलब 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद तू मुझे 20,000 देगा, देगा कि नहीं देगा? गब्बर बोलेगा ठीक है मैं दूंगा, ऐसा करके एक्सेप्टेड करके साइन करेगा। ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ठाकुर ने ये बिल बनाया, ड्रॉ किया, इसलिए ठाकुर बन गया ड्रॉवर। गब्बर एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है कि हाँ 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 मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट का एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो बन गया ड्रॉवी। अब समझो इसको भी सभी पहचानते ही है, बसंती। अब ये जो बसंती है, ठाकुर ने बसंती के पास से समझो गुड्स परचेस किया, गब्बर को गुड्स बेचा 20,000 का, और बसंती के पास से पहले कभी या अभी उसने 20,000 का ही गुड्स लिया, और बसंती को भी उसने बोला मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा। अब 2 महीने बाद होने वाला क्या है? गब्बर से पैसा लेने का है, और यहाँ पर ठाकुर के लिए गब्बर से लेना है और बसंती को देना है। तो ठाकुर क्या सोचेगा, इतना झंझट मारी क्यों करूं, एक काम करता हूं ना, गब्बर को बोल देता हूँ 2 महीना हो जाएगा ना, तो पैसा जो 20,000 है वो डायरेक्टली जाके बसंती को पे कर देना। मतलब वो ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा? ठाकुर गब्बर को ऑर्डर करेगा कि ये जो बिल का पैसा है, क्योंकि बसंती मेरी क्रेडिटर है, जैसे मैं तुम्हारा, ठाकुर गब्बर को बोलेगा जैसे मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं, तुम मेरे डेटर हो, वैसे मैं बसंती का डेटर और बसंती मेरी क्रेडिटर है, तो ये पेमेंट मुझे उसको करना ही है। तो काम कर, 2 महीने बाद तू मुझे देने के बजाय सीधा जाके बसंती को पे कर देना, पे टू बसंती। गब्बर, सीधी बात है, वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ड्रॉवर जिसको ऑर्डर करेगा देने के लिए उसको वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब इस केस में बिल का पेमेंट 2 महीने बाद किसको? ठाकुर को नहीं होने वाला है, थर्ड पार्टी यानी बसंती को होने वाला है। तो दैट थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एज पे। होप आप लोग को ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, तीन पार्टी समझ में आ गया होगा, राइट? तो जो बिल को बनाता है वो ड्रॉवर, जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी, और जिसको बिल का पेमेंट होने वाला होता है वो पे। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ठाकुर गब्बर से बिल साइन करवाएगा तो 2 महीने बाद बसंती को पे करने का बोलेगा ही बोलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर गब्बर का ऐसा कोई क्रेडिटर होगा ही नहीं तो वो कुछ गब्बर को बोलेगा ही नहीं। 2 महीना खत्म होने पर गब्बर पैसा लाके किसको देगा? बट ऑब्वियसली ठाकुर को ही देगा। वहां पर ठाकुर बन जाएगा पे। जरूरी नहीं है कि तीसरा पार्टी आना ही चाहिए, बट तीन पार्टी क्यों? तीसरा पार्टी, तीसरा थर्ड पार्टी, और कोई आ भी सकता है, लेकिन अगर वही पर्सन को पेमेंट हुआ तो यहां पर कंसेप्ट क्या हो जाएगा? जब ठाकुर बिल बना रहा है तब वो ड्रॉवर, और अगर उसने किसी को ऑर्डर ही नहीं किया, गब्बर को बोला ही नहीं, गब्बर को ऑर्डर नहीं किया कि तीसरी पार्टी किसी को देना, तो 2 महीने बाद गब्बर ठाकुर को ही पेमेंट करेगा। तो जब जिस 2 महीने बाद जिस दिन वो गब्बर के पास से पेमेंट ले रहा है तब ठाकुर बन गया पे। मतलब जरूरी नहीं है कि तीसरा पार्टी आए, लेकिन कंसेप्ट क्या है? बिल बनाएगा तब वो ड्रॉवर, और बिल का पेमेंट जिसको मिलता है वो ड्रॉवर खुद भी हो सकता है या तीसरा पार्टी भी हो सकता है, जिसने भी वो बिल का पेमेंट रिसीव किया वो बन जाएगा पे। दिस इज द कंसेप्ट ऑल अबाउट। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज इनके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में इतना सारा तो डिस्कस कर लिया, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881,
1881 में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था, उसके तहत उसके अंडर एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन क्या है उसका डेफिनेशन क्या है? तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में लिखने का। मैंने इसलिए एग्जांपल में क्या बोला, लिख कर देगा ड्रॉवर ड्रॉवी को कि तू पे करेगा भाई, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, वो ऑर्डर करेगा ड्रॉवी को, भाई तू मुझे 2 महीने बाद 20,000 देने वाला है, ठाकुर ने गब्बर को बोला। साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब ठाकुर साइन करेगा पहले, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्ट करेगा वो किसको, ठाकुर किसको डायरेक्ट करेगा, गब्बर को, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, वो लिखेगा तू कितना पे करने वाले 2 महीने बाद, 20,000 रुपया, ओनली टू, या तो तू मुझे देगा, या अगर उसको पता है कि बसंती को देना है तो उधर ही बिल में लिखेगा कि 2 महीने बाद तू 20,000 देगा ना, किसको देगा, बसंती को जाके देगा, और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, बसंती को पेमेंट करना। हो सकता है बसंती का भी कोई क्रेडिटर हो, फिर बसंती, मैंने बसंती का नाम लिया, बसंती बोलेगी तुम जाके अब्दुल चाचा को पे करना, ऐसा कितनी भी बार वो इधर भी ट्रांसफर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का फाइनल लास्ट में ड्यू डेट के दिन जो बेरर होगा, जिसके हाथ में होगा, जिसका पीछे नाम लिखा होगा लास्ट में, उसी को जाके पेमेंट होगा लास्ट में, वही पे ही बनेगा, राइट। तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है, देखो इस तरह से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उसमें ऑर्डर है किसी को पे करने का, एक बनाने वाला ऑर्डर कर रहा है एक्सेप्ट करने वाले को कि तू इसको जाके पे करना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के और क्या एग्जांपल्स है, तो प्रोमिसरी नोट है, आपके करेंसी नोट से, मेरे पास समझो 100 रुपया है, तो आप कोई भी करेंसी नोट निकालो, उसमें लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अ सम ऑफ ₹100, और फिर उसके बाद जो अपना हमारा जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर रहता है। आपको वाईवी रेड्डी मिलेगा, विमल जालन मिलेगा, जूने नोट्स रहेंगे तो लेटेस्ट जो 500 2000 के नोट्स रिलीज हुए थे उसमें आपको उर्जित पटेल का साइन मिलेगा। एकदम लेटेस्ट बुक, एकदम लेटेस्ट आपका नोट्स रहेगा करेंसी नोट्स, तो उसमें शक्तिकांता दास उनका साइन रहेगा, गवर्नर का साइन होता है नीचे और उसमें लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे। मतलब ये नोट जिसके हाथ में होगा ना वो उसका ओनर बनेगा। समझो मैं हैंडकरचिफ जेब से निकाल रहा हूँ और हैंडकरचिफ के साथ साथ मेरा 500 का नोट नीचे गिर गया और मैं आगे निकल गया, अब मेरे पीछे जो आया उसको वो नोट मिला, अब वो नोट जिसके हाथ में वही उसका ओनर बन गया। वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो सकता है, उसमें पीछे जिसका नाम लिख के आ गया, जो बेरर होगा उस डॉक्यूमेंट का वो उसका ओनर बन जाता है। और इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को, व्हाई बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ओनरशिप जिसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन कितनी भी बार ट्रांसफर हो सकता है, नो लिमिट, एक बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार, कितनी भी बार जिसका ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है, उसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएट होता है। दैट इज व्हाई बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लिखा होता है, राइटिंग में है, लिखने वाला ऑर्डर कर रहा है एक्सेप्ट करने वाले को कि तू इतना पैसा इतने पीरियड के बाद इसको पे करेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपको इन शॉर्ट समझ में आया होगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, वो कंसेप्ट्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल यानी डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन और मेड, जिस दिन बिल को बनाया गया, जिस दिन ड्रॉवर ने बिल लिखा कि तू 2 महीने बाद 20,000 रुपया मुझे लाकर देगा, वो दिन का डेट यानी डेट ऑफ बिल। और एक रहता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जिस दिन सामने वाले ने, अभी ठाकुर ने बिल बनाया और गब्बर के पास भेजा, अब गब्बर उसी दिन साइन करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, 2 दिन बाद भी साइन कर सकता है। अभी समझो आज की डेट में, यानी कि इट इज 6 जून 2020, आज के दिन मैंने बिल बनाया, मिस्टर एक्स ने बिल को 8 तारीख को साइन किया, तो जिस दिन वो साइन कर रहा है बिल को, जिस दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है, उस दिन का डेट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। वो 2 दिन बाद यानी 8 जून 2020 हो जाएगा। दूसरा है पीरियड ऑफ बिल, यानी जितने क्रेडिट टर्म के लिए, मतलब ड्रॉवर ने ड्रॉवी को जितने महीने का टाइम दिया है, जितने दिन का टाइम दिया, इट मे बी इन डेज, नंबर ऑफ डेज, इट मे बी इन नंबर ऑफ मंथ्स, 2 महीना, 3 महीना, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, उतने क्रेडिट टर्म जितना मिला है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ बिल। उसके बाद है डेज ऑफ ग्रेस। तो एज पर रूल आप डेट ऑफ बिल में जब पीरियड ऐड करते हो, डेट ऑफ बिल में जब पीरियड ऐड करते हो, तो
उस पीरियड को ऐड करने के बाद 3 एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता है. These extra 3 extra days are called as 3 extra days of grace. तो ग्रेस डेज बोलते हैं उसको. मतलब समझो 6 जून 2020 के दिन 2 महीने के लिए बिल बना, तो 2 महीने बाद, जून के बाद 2 महीने बाद यानी जुलाई एंड अगस्त, तो 6 अगस्त आएगा. लेकिन ड्यू डेट 6 अगस्त नहीं बनेगा. लीगल ड्यू डेट क्या बनेगा? मैच्योरिटी डेट, फाइनल डेट, ड्यू डेट क्या बनेगा? 3 दिन ऐड करने के बाद, यानी कि 6 जून के बाद 6 जुलाई 6 अगस्त, 6 अगस्त में 3 दिन ऐड हुआ, यानी 9th अगस्त 2020 विल बी योर फाइनल डेट ऑफ पेमेंट. दैट इज योर ड्यू डेट. यानी जिस दिन बिल का पेमेंट होना है, जो मैच्योरिटी डेट है, दैट मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड एज ड्यू डेट ऑफ द बिल. अभी एक क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, आया हुआ है. अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सेप्टेंस, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज अ डैश. एक्सेप्टेंस के पहले, मतलब ड्रॉवी साइन करने के पहले, ड्रॉवी एक्सेप्टेड करके साइन करने के पहले बिल को कहा जाता है ड्राफ्ट. सीधी बात है ना, हम कभी लेटर भी बनाते हैं तो एक रफ लेटर बनता है पहले, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट. फिर अगर सामने वाले ने उसको पढ़ा, बराबर है, अगर उसको प्रॉपर लगा, बराबर है, प्रूफ रीडिंग करने के बाद, प्रूफ रीडिंग हुआ, सब स्पेलिंग एरर नहीं है, कुछ भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सब कुछ करने के बाद हम लोग उसको लेटर को फाइनलाइज करते हैं. लेकिन फर्स्ट टाइम जब लेटर बनाते हैं उसको हम लोग ड्राफ्ट ही बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑफ अ लेटर, राइट. वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक ड्रॉवी साइन नहीं करेगा तब तक वो ड्राफ्ट है, क्योंकि ड्रॉवी के साइन बनने के होने के बाद ही वो लीगल बनेगा, राइट. तो अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट. यहाँ पर देख लो, मिस्टर अल्फा ड्रॉवर है, उसने बिल बनाया 1 लाख का, उसमें लिखा है 3 महीने का क्रेडिट टर्म है, 3 months आफ्टर द डेट पे टू मिस्टर बीटा. मिस्टर बीटा यानी वो थर्ड पार्टी है, जिसको पेमेंट करने के बारे में मिस्टर अल्फा ने ऑर्डर किया है. यहाँ पर कितना, तो अ सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब जो भी पास्ट में हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था उसके सामने. फिर मिस्टर अल्फा ने साइन किया, टू करके मिस्टर गामा, यानी कि मिस्टर गामा ड्रॉवी है समझो, उसने बिल को एक्सेप्ट. अभी यहाँ पर बोलो एक्सेप्टेड करके साइन है क्या? नहीं है. जब तक एक्सेप्टेड करके साइन नहीं आएगा तब तक सिर्फ ये ड्राफ्ट है. When we talk about acceptance of the bill, यानी कि जब बिल पे ड्रॉवी एक्सेप्टेड करके साइन करता है तब वो हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल. लेकिन ये एक्सेप्टेंस दो तरह से होता है. एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जनरल एक्सेप्टेंस यानी एन एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी एन एक्सेप्टेंस विथ अ कंडीशन ऑन अमाउंट, पीरियड और एनी टर्म्स ऑफ द बिल. अब बिल में लिखा था ना 3 महीने बाद तू पे करेगा, मिस्टर बीटा को पे करेगा कितना, 1 लाख रुपया पे करेगा. इन तीनों बात में या किसी भी बिल के किसी भी पॉइंट में ड्रॉवी को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ड्रॉवी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग ऑफ द बिल, यानी वो कुछ कंडीशन नहीं रखेगा, चुपचाप एक्सेप्टेड लिखेगा, साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा और जिस दिन एक्सेप्ट कर रहे हैं उस दिन का डेट लिख देगा. दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, एक्सेप्टेड, साइन, नेम ऑफ द ड्रॉवी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. विदाउट एनी कंडीशन अगर साइन करेगा तो वो जनरल एक्सेप्टेंस है. लेकिन ड्रॉवी बोलता है कि तुम बोलते हो 1 लाख बाकी है, लेकिन मैंने आपको 20,000 पे कर दिया था, मेरा एक्चुअली 80,000 ही बाकी है. तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्टेड करके, बराबर है, एक्सेप्टेड करके साइन करने से पहले कंडीशन डाल देगा. एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, तुमने 1 लाख रुपए का बिल बना के भेजा है, मैं 80,000 के लिए साइन कर रहा हूं. तो वो वहां क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड, नेक्स्ट लाइन पे फॉर ₹80,000 ओनली, फिर साइन करेगा, फिर अपना नाम लिखेगा, फिर एक्सेप्टेंस का डेट डालेगा. यानी कि ड्रॉवी एक्सेप्टेड लिख के साइन करने के पहले फॉर करके कुछ कंडीशन डालेगा. मतलब ड्रॉवर ने जो ड्राफ्ट बना के दिया था उसमें किसी भी बात से उसको कुछ भी दिक्कत है, अमाउंट का मैंने एग्जांपल दिया, ड्रॉवर ने बोला 1 लाख बाकी है, ड्रॉवी बोलता है नहीं 80,000 ही है. या फिर 1 लाख बराबर है लेकिन ड्रॉवर ने बोला 3 महीना, ड्रॉवी बोलते हैं 3 नहीं, मेरे को तो 4 महीने का बात हुआ था तुमसे, लेकिन बात हमारा वर्बली हुआ था, इसके लिए शायद आपको याद नहीं है, बराबर है. तो उधर वो लिखेगा कि एक्सेप्टेड फॉर 4 months ओनली, FOUR 4 months ओनली, वो 4 महीने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं ऐसा करके लिखेगा. ऐसा कोई भी कंडीशन डाल दिया तो वो कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया. ओके, तो एक्सेप्टेंस ये 2 टाइप के होते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन जापान. इंडिया में बिल बना लेकिन वो लिखा ना पेई, पेई के नाम में, पेई का एड्रेस समझो जापान का है या आउट ऑफ इंडिया का कोई भी कंट्री का कोई भी प्लेस का है, तो उसको बोलेंगे फॉरेन बिल. दूसरा कंसेप्ट, दूसरा एक स्टेटमेंट है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन एनी इंडियन लैंग्वेज. हमारी इंडियन लैंग्वेज में अगर बिल बना, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में अगर कोई बिल बना तो उसको बोलते हैं हुंडी.
जैसे कि यहाँ पर देखो एक हुंडी का एग्जाम्पल है, हुंडी ऑन डिमांड, और पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। तो वेन एवर समथिंग, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज अगर जिसमें ऑर्डर दिया है ड्रॉवर ने ड्रॉवी को, लिखा वो पूरा लिखावट इंडियन लैंग्वेज में रहा तो उसको हुंडी बोलते हैं। इंडिया में मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा इंग्लिश में है, इंडिया में बना, उसका पेमेंट पेई का नाम और उसका एड्रेस फॉरेन का है, तो वो फॉरेन बिल कहा जाएगा। और जो हुंडी की बात कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश में भी बना, हिंदी में बना, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में या इंग्लिश में भी बना, और जिसका पेमेंट इंडिया में ही होने वाला है, इंडिया में बिल बना, इंडिया में ही होने वाला है, तो उसको इनलैंड बिल बोलेंगे। तो दैट बिल इज कॉल्ड एज इनलैंड बिल। उसमें इनलैंड बिल में हुंडी भी आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा हुंडी। इतना ही फर्क है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। हमने अभी जस्ट देखा ना, डेट ऑफ बिल, फिर उसमें पीरियड ऐड होता है, तो ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट होता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। तो सबसे पहले उसमें हमको क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल और पीरियड ऑफ बिल दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते वक्त डेट ऑफ बिल में पीरियड ऑफ बिल ऐड कर देंगे, तो हम लोग को नॉर्मल ड्यू डेट मिलेगा। लेकिन वो फाइनल ड्यू डेट नहीं है, मैंने क्या बोला, 3 एक्स्ट्रा डेज यानी 3 ग्रेस डेज ऐड करना है हमको। तो नॉर्मल ड्यू डेट में 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड, 3 ग्रेस डेज ऐड करके फिर जो डेट आएगा, दैट फाइनल डेट विल बी योर लीगल ड्यू डेट, फाइनल ड्यू डेट। समझो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को एक बिल बना, डेट ऑफ बिल इज 1 जनवरी 2020 फॉर 3 मंथ्स, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो आप लिखोगे 1/1/2020, वैसा आप लिखोगे प्रैक्टिकली, फिर उसमें आपको 3 मंथ्स ऐड करना है। अब मंथ्स, ये मैं हमारा जो नॉर्मल डेट का फॉर्मेट है वही मैं यूज कर रहा हूं, डी MM YYYY, मतलब पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो 01 इज डेट, सेकेंड 01 इज मंथ, एंड 2020 इज ईयर। अभी 1 जनवरी 2020 को बिल बना 3 मंथ्स के लिए, तो मैं डेट वाले वन में ऐड करूंगा या मंथ वाले वन में ऐड करूंगा। यस, मैं मंथ वाले वन में क्या ऐड करूंगा, 3 मंथ्स है तो 3 ऐड करूंगा, मतलब जनवरी में 3 मंथ्स ऐड हो जाएगा। तो जनवरी में जब 3 मंथ्स ऐड होगा तो हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 1 से 3 ऐड करोगे तो 2, 3 एंड 4, तो आपका नॉर्मल ड्यू डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, यानी 1/4/2020। लेकिन यहां रुकना नहीं है, हम लोग को 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करना है, और वो 3 दिन किस में ऐड करना है, 4 में ऐड करना है कि 1 में ऐड करना है, डेट में ऐड करना है कि मंथ्स में ऐड करना है। 3 ग्रेस डेज ऐड कर रहे हो तो डे में ऐड होगा, यानी डेट में आप 1 में ऐड करोगे 3, यानी आपका फाइनल ड्यू डेट हो जाएगा 4 अप्रैल 2020। होप यू अंडरस्टूड दिस। सेम वे समझो दूसरा एग्जांपल है, 12 जून 2020 को बिल बना फॉर 2 मंथ्स। अब ये मंथ्स हम लोग 12 में ऐड करेंगे कि 6 में ऐड करेंगे, यस 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 यस, हम लोग ये 6 में ऐड करेंगे, यानी जून में 2 महीना ऐड करो तो जुलाई एंड अगस्त, यानी 12 अगस्त 2020 हो जाएगा। ये हो गया आपका नॉर्मल ड्यू डेट। अब इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, यानी 12 में 3 ऐड करेंगे, 13, 14, 15, तो आपका ड्यू डेट आ जाएगा 15 अगस्त 2020। लेकिन रुको, ये आंसर नहीं है। 3 पब्लिक हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे यानी नेशनल हॉलिडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 3 में से अगर कोई भी एक डेट एज ए ड्यू डेट आ रहा है, फाइनल ड्यू डेट आ रहा है, तो आपका ड्यू डेट वो दिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है उस दिन सब कुछ बंद रहने वाला है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर पूरा कंट्री बंद होता है, हमारा नेशनल हॉलिडे है वो। तो अगर ये पब्लिक हॉलिडे यानी नेशनल हॉलिडे है तो उसका एक दिन के पहले का डेट लेंगे, यानी कि यहां पर ड्यू डेट आ जाएगा 14 अगस्त 2020। होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। समझो 29 अगस्त 2020 को बिल बना फॉर 1 मंथ, तो हम लोग किस में ऐड करेंगे, 29 में 1 ऐड करेंगे या 8 में 1 ऐड करेंगे, मंथ में ऐड करना है, यानी कि 8 में 1 ऐड होगा। अगर 8 में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 29/9/2020, यानी कि 29 सितंबर 2020। नॉर्मल ड्यू डेट में क्या ऐड करना है, 3 ग्रेस डेज ऐड करना है। अभी 29 में 3 दिन ऐड करो तो 29 सितंबर, उसके बाद अब सितंबर इज ऑफ 30 डेज, तो 29 के बाद 30 सितंबर, अरे उसके बाद तो अक्टूबर आ जाएगा, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, यानी आपका ड्यू डेट वैसे बनेगा 2 अक्टूबर। लेकिन मैंने अभी आपको बताया 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, इन 3 में से कोई भी एक नेशनल हॉलिडे यानी पब्लिक हॉलिडे आया, अगेन 2 अक्टूबर इज ऑल्सो पब्लिक हॉलिडे, तो आपका एक दिन पहले का डेट लेना है,
यानी कि 1 अक्टूबर 2020 आएगा। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो 23 सितंबर 2020 को बिल बना फॉर 4 मंथ्स, तो सितंबर में 4 महीना ऐड करो, सितंबर में 4 महीना ऐड होगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दिसंबर से जनवरी हो जाएगा तो ईयर भी चेंज होगा, याद रखना 2020 मत लिख के आना। तो यहाँ पर 4 ऐड होगा 9 में, तो 13 होगा, यानी कि 12 के बाद 1, तो आपका नॉर्मल ड्यू डेट हो जाएगा 23 जनवरी 2021, क्योंकि ईयर चेंज हो जाएगा। लेकिन 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो 23 में 3 ऐड करो, 24, 25, 26, तो हो जाएगा 26 जनवरी 2021। लेकिन 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, इसलिए आपका फाइनल डेट आएगा 25 जनवरी 2021। होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। ओके, अभी आजकल यूजुअली नंबर ऑफ डेज में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में आजकल डेट ऑफ बिल दिया रहता है और मंथ्स दिया होता है, आपको मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना आता है। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बोला ड्रॉवर बनाता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवर इज मेकिंग एन ऑर्डर टू द ड्रॉवी to make the payment of bill to a particular person or to the drawer himself after a particular period for a particular amount। तो वो क्या है फॉर्मेट? तो जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाओगे, सबसे पहले आप उसका फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स आप एक बॉर्डर बना दोगे। ओके, एक बॉक्स बनाओगे, वो बॉक्स में सबसे टॉप पे आप लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, टॉप में कैपिटल लेटर्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भले चैप्टर का नाम है, लेकिन ये कितना बिल है? दिस इज ओनली वन बिल, सिंगुलर है, सो यू विल राइट बिल ऑफ एक्सचेंज और उसको अंडरलाइन करोगे, राइट। फिर राइट हैंड साइड में टॉप राइट आप लिखोगे नेम ऑफ द ड्रॉवर, और नेम के बाद तुरंत ही आप एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे आप लिखोगे। फिर आप लिखोगे डेट ऑफ बिल, बराबर है, कौन सा डेट? तो डेट ऑफ बिल। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंप बनाओगे, बॉक्स के अंदर बनाओगे, मतलब स्टैंप लिखोगे STAMP कैपिटल लेटर्स में, और स्टैंप के बराबर नीचे एक लाइन छोड़ के रुपीस करके आप अमाउंट लिखने वाले हो बिल का। फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे, एक पैराग्राफ आएगा, डैश डेज और मंथ्स आफ्टर द डेट। आफ्टर द डेट क्वेश्चन में दिया होगा, आफ्टर डेट या आफ्टर साइड हो सकता है। आफ्टर डेट यानी डेट ऑफ बिल से काउंट करने का, आफ्टर साइट यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट होगा। तो डैश डेज आफ्टर द बिल या फिर डैश मंथ्स। क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज में दिया होगा तो डैश डेज आएगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मंथ्स में दिया होगा तो डैश मंथ्स आएगा। आफ्टर द डेट पे टू, अब पे टू में या तो मी और माई ऑर्डर आएगा, /2 किया क्योंकि, या तो मी और माई ऑर्डर आएगा, या तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई और हिज और हर ऑर्डर। मतलब अगर समझो क्वेश्चन में पेई का नाम नहीं दिया है तो मी और माई ऑर्डर आएगा, और अगर पेई का नाम और एड्रेस वगैरह दिया है तो पेई का नाम और एड्रेस लिखोगे। पेई आप नाम देखकर पहचानो, अगर इफ वो मेल है तो हीज ऑर्डर आएगा, वो फीमेल है तो हर ऑर्डर आएगा। देयर आर सम नेम्स जिसमें आपको नहीं पता चलता है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे कि किरण, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो अभी आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, द सम ऑफ रुपीज, यहाँ पर सम ऑफ रुपीज क्या, तो बिल का अमाउंट आएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर ही है, ये जो है ना रुपीस, यही आप यहाँ पर अमाउंट इन फिगर आएगा, और यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स आएगा। जैसे ऊपर 10,000 है तो यहाँ पर आएगा TEN 10,000 ओनली, ओनली के बाद लिखा हुआ है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। हमने पहले ही देखा, पहले बाइंग सेलिंग हुआ है, यानी कि मैंने ड्रॉवर सेलर था, उसने कुछ गुड्स बेचा है ड्रॉवी को, ठाकुर ने कुछ गुड्स बेचा था, 20,000 का गुड्स बेचा था गब्बर को, तभी तो उसने बिल साइन करवाया ना। तो वो लिखेगा कि पिछले टाइम जब हमने, इसके पहले ट्रांजेक्शन जब हुआ था, तो मैंने जो तुमको गुड्स बेचा था, यानी तुमने मेरे पास से जितने अमाउंट का वैल्यू रिसीव किया था उसके सामने ये बिल बना रहा। फिर राइट हैंड साइड में नेक्स्ट लाइन पे साइन लिखना है, SD, आपको साइन करना नहीं है, SD करके हाइफन और डैश। ओके, और नेक्स्ट लाइन पे ड्रॉवर का नाम आएगा। फर्स्ट टाइम जब भी किसी का भी ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई का नाम आएगा तो विथ एड्रेस आएगा, सेकेंड टाइम आएगा तो सिर्फ नाम आएगा। देखो ऊपर यहाँ पर ड्रॉवर का नाम आया था तो विथ एड्रेस आया, पेई का नाम पहली बार आया तो विथ एड्रेस आया, अब यहाँ पर ड्रॉवर का नाम सेकंड टाइम आ रहा है तो सिर्फ नाम आएगा। फिर साइन करके ड्रॉवर अपना नाम लिखेगा। टू किसको भेज रहा है वो, तो नेम ऑफ द ड्रॉवी आएगा, नेम के साथ क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी। यानी यहाँ पर इधर ये ड्राफ्ट बन गया आपका, अभी तक ये बिल ड्रॉवी ने साइन नहीं किया है। ड्रॉवी जब भी साइन करेगा कैसे साइन करेगा, 2 लाइंस रहेगा, उसमें बीच में
एक्सेप्टेड करके साइन करके फिर अपना नाम लिखेगा, फिर जिस दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है वो दिन का डेट लिखेगा। यानी 6 तारीख को बिल बना और वो 8 तारीख को साइन हो रहा है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वहां पर आएगा 8 तारीख। ओके, तो वो एक्सेप्टेड करके एस डी हाइफन डैश, यानी कि आप वहां पर एस डी लिखोगे और फिर किसका नाम आएगा, तो ड्रॉवी एक्सेप्ट कर रहा है तो ड्रॉवी का नाम आएगा और जिस दिन एक्सेप्ट हो रहा है उस दिन का डेट आएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। चलो फॉर्मेट के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट एग्जांपल समझो, यहां पर ड्रॉवर का नाम है, ड्रॉवी का नाम है, पेई का नाम देख लो कहीं पर भी नहीं है, यानी इसमें मी और माई ऑर्डर आने वाला है, पेई का कुछ नहीं है। फिर अमाउंट ऑफ बिल है 10,000, पीरियड ऑफ बिल है 2 मंथ्स, डेट ऑफ बिल है 4 जून 2020, एक्सेप्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून, देखो 3 दिन बाद एक्सेप्ट हुआ है वो बिल, और टर्म ऑफ बिल है आफ्टर डेट, यानी बिल के डेट ऑफ बिल से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, ये है आपका फॉर्मेट जो हमने ऑलरेडी जस्ट अभी देखा था। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेम ऑफ द ड्रॉवर। चलो यहाँ पर ड्रॉवर का नाम क्या है देख लो, आबा साहेब आग लावे, आग लावे भवन उनका एड्रेस है, रविवार पेट भी उनके एड्रेस का ही पार्ट है, पुणे भी उनके एड्रेस का ही पार्ट है, तो आबा साहेब आग लावे ये उन ड्रॉवर का नाम है। तो चलो सबसे पहले चारों तरफ से हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया यानी बॉक्स बना दिया, तो सबसे पहले टॉप में बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल, हाँ बिल्स नहीं, अंडरलाइन करके कैपिटल लेटर्स में। फिर राइट हैंड साइड में नेम ऑफ द ड्रॉवर, बोलो नेम ऑफ द ड्रॉवर क्या था, आबा साहेब आग लावे। फिर उनका एड्रेस क्या था, उनका एड्रेस था आग लावे भवन, रविवार पेट, पुणे। फिर आएगा डेट ऑफ बिल, ये पहले देखना पड़ेगा हमको, वापस जाके देखेंगे। चलो फिर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले स्टैंप आएगा, बराबर है, इतना पार्ट हो गया। अभी आगे क्या, आगे के लिए हमको देखना पड़ेगा, डेट ऑफ बिल लिखना है, तो डेट ऑफ बिल ये रहा, डेट ऑफ बिल इज 4 जून 2020, तो डेट ऑफ बिल में आ जाएगा 4 जून 2020। फिर क्या है नेक्स्ट, तो फिर है रुपीस, बराबर है, तो रुपीस हम लोग देखेंगे, अरे ये रहा अमाउंट ऑफ बिल इज 10,000, तो अगेन हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में लिखेंगे रुपीस 10,000, ये हम लोगों ने फिगर में लिखा। फिर हमारा पूरा स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या है, dash days or months after the date pay to me or my order or name and address of the payee or his or her order the sum of rupees dash only for the value received। ये डैश हम लोग को फिलअप करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा डैश डेज या मंथ, यानी कि पीरियड ऑफ बिल देखना पड़ेगा। फिर अगर पेई का नाम है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई एंड और हिज और हर ऑर्डर आएगा, अगर पेई का नाम नहीं है तो मी और माई ऑर्डर आएगा। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर पीरियड ऑफ बिल इज 2 मंथ्स और पूरे उसमें कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी पेई का नाम नहीं है, यानी कि सीधा सीधा टर्म ऑफ बिल देख, आपने पीरियड ऑफ बिल देख लिया और टर्म ऑफ बिल इज आफ्टर डेट, यानी आपको आफ्टर द डेट लिखना है। तो 2 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू, हम लोगों ने देखा पे का नाम नहीं है तो क्या आएगा, मी और माई ऑर्डर, क्या द सम ऑफ रुपीस, ये उसका फॉर्मेट का आगे का पार्ट है, बराबर है, द सम ऑफ रुपीस, सम किधर है, अमाउंट किधर है बिल का, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो ये है रुपीस 10,000, यही हम लोग यहाँ पर वर्ड्स में लिख देंगे 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर राइट हैंड साइड में क्या है, साइन होगा ड्रॉवर का, तो एस डी लिख के हाइफन डैश, कौन है ड्रॉवर, ऊपर ही देख लो आबा साहेब आग लावे, तो ड्रॉवर का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेम ऑफ द ड्रॉवी, ये रहा क्या है नेम ऑफ द ड्रॉवी, बेरडी चंद बांगड़, पाटिल निवास, सोमवार पेट, नासिक। तो 2 करके पहले हम लोग ड्रॉवी का नाम लिखेंगे, यानी कि बेरडी चंद बांगड़, फिर उसका एड्रेस क्या था, पाटिल निवास, सोमवार पेट, नासिक, इतना लिख दिया। फिर एक्सेप्टेड करके आता है देखो, और डेट में क्या आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो हमको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखना पड़ेगा, क्या है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 7 जून 2020, तो एक्सेप्टेड करके साइन करेगा, कौन साइन करेगा, ड्रॉवी यानी कि बेरडी चंद बांगड़। डेट कौन सा आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का डेट हमने देखा 7 जून 2020, तो ये इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, यहां पर ड्रॉवर का नाम है, ड्रॉवी का नाम है, यस यहां पर पेई भी है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, नेम ऑफ द ड्रॉवर मनीष मोटे, मोटे हाउस, मनीष मार्केट, मुंबई 69। तो यहां पर सबसे पहले टॉप में हम लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल लेटर्स में अंडरलाइन के साथ,
फिर राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम क्या था, मनीष मोटे, फिर उसका एड्रेस मोटे हाउस मनीष मार्केट मुंबई 69। लेफ्ट हैंड साइड में डेट ऑफ बिल पहले तो यहाँ पर आएगा, लेकिन वो हमको चेक करना पड़ेगा क्या डेट है। उसके पहले हम लोग स्टैंप लिख देंगे, स्टैंप बना देंगे, राइट। उसके नीचे क्या आता है, रुपीस, वो भी हम लोग को आगे जाके देखना पड़ेगा। पहले हम लोग देखेंगे डेट ऑफ बिल। बोलो डेट ऑफ बिल क्या है यहाँ पर, यस 12 फरवरी, तो यहाँ पर आएगा 12 फरवरी 2020। फिर आएगा रुपीस, रुपीस कितना है, यस अमाउंट ऑफ बिल इज 25,000, तो हम लोग बॉक्स बनाएंगे, रुपीस कितना लिखेंगे 25,000। फिर हमारा पूरा वो स्टेटमेंट, डैश डेज और मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस, बराबर है, डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो अब यहाँ पर पहले हमको देखना है पीरियड क्या है, फिर हमको देखना है पेई का नाम है कि नहीं, अगर पेई का नाम है तो उसका नाम और एड्रेस और हीज और हर ऑर्डर, फिर द सम ऑफ रुपीज में तो ऊपर से देख के हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड इज 45 डेज, आफ्टर साइट है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 डेज आफ्टर साइट। पे टू, अब पे टू में नाम किसका देखना पड़ेगा, पेई का, जो है टीकू टकले, टीकू भवन, तारापुर चौक, तारदेव। तो यहाँ पर पे टू क्या आएगा, टीकू टकले, टीकू भवन, तारापुर चौक, तारदेव। नाम और एड्रेस आ गया। अब टीकू टकले आपको क्या लगता है, हीज आएगा कि हर आएगा, यस यहाँ पर आएगा, और हीज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस, ऊपर देख लो कितना है 25,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। दिस इज द वे यू आर, देख कर खाली आपको कॉपी पेस्ट करना है। फिर राइट हैंड साइड में साइन करके ड्रॉवर का नाम आएगा, तो साइन कौन है ऊपर देख लो, मनीष मोटे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में टू, नेम ऑफ द ड्रॉवर विथ एड्रेस, कौन है, सॉरी नेम ऑफ द ड्रॉवी विथ एड्रेस, ड्रॉवी का नाम क्या है, पीयूष पतले, पटियाला हाउस, पारसी लेन, पुणे 41। तो टू करके बोलो ड्रॉवी का नाम क्या था, पीयूष पतले था, उसका एड्रेस था पटियाला हाउस, पारसी लेन, पुणे 41। फिर उसके बाद ड्रॉवी के पास चला गया, ड्रॉवी उसको एक्सेप्टेड करके साइन करेगा, तो वो पूरा पार्ट आ जाएगा। और डेट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आने वाला है, ये रहा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 14 फेब, आप लोग का फेवरेट डेट, वाह 12 फरवरी को बिल बना, 14 फरवरी को एक्सेप्ट हो रहा है, तो एक्सेप्टेड करके साइन करेगा, कौन साइन करेगा, पीयूष पतले। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं था, इससे डायरेक्टली वो साइन कर रहा है। और डेट क्या लिखेगा, यस आपका फेवरेट डेट 14 फरवरी 2020। समझ में आया। तो इस तरह से आपको बिल ड्रॉ करना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से, जो हम लोग का एग्जांपल होगा दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसमें कंडीशन आएगा कुछ। देख लो इसमें सबसे लास्ट देखो, एक्सेप्टेड फॉर 10,500 ओनली, ऊपर देख लो अमाउंट ऑफ बिल नंबर 4, अमाउंट ऑफ बिल 15,000 है, लेकिन ड्रॉवी बोलते हैं मैं तो 10,500 के लिए एक्सेप्ट करूंगा, तो ये वो एग्जांपल है। ओके, तो ये पूरा फॉर्मेट है। उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ द ड्रॉवर देखेंगे। चलो ड्रॉवर का नाम क्या है यहाँ पर, जॉन व्हाइट, वॉशिंगटन उसका एड्रेस है, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया मैंने। सबसे पहले टॉप पे बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम यानी कि जॉन व्हाइट, फिर उसका एड्रेस यानी कि वॉशिंगटन, और फिर हम लोग डेट ऑफ बिल लिखते हैं। लेकिन वो तो अभी अपने पास है नहीं, वापस जाके चेक करना पड़ेगा, तो पहले स्टैंप बना दे हम लोग यहाँ पर, तो बॉक्स बना के स्टैंप लिखना है। ओके, स्टैंप लिखना है, कुछ स्टैंप बनाना नहीं है, STAMP। फिर चलो डेट ऑफ बिल, हाँ ये रहा 10 मार्च 2020, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट ऑफ बिल में 10 मार्च 2020। फिर उसके बाद हम लोग रुपीस देखेंगे, अमाउंट ये रहा 15,000, तो यहाँ पर आएगा बॉक्स बनेगा, रुपीस में 15,000 यू विल राइट। फिर आपका पूरा पैराग्राफ, डैश डेज और मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम डेट, मतलब आफ्टर डेट रहेगा तो आफ्टर डेट आएगा, आफ्टर साइट रहेगा तो आफ्टर साइट आएगा। इसमें कौन सी बातें देखनी है हमको, एक तो देखना है पीरियड ऑफ द बिल, पे का नाम है कि नहीं वो देखना है, और फिर सम तो ऊपर से आ जाएगा, सम ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ द बिल। पीरियड इज 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो यहाँ पर आएगा 3 मंथ्स आफ्टर द डेट। एक बात खास याद रखना, THREE 3 लिखना है, 45 डेज देखो वहां पर FORTY FIVE 45 पूरा लिखना है आपको, यहाँ पर नंबर्स में नहीं लिखना है। 3 मंथ्स यानी THREE 3 आएगा, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू, यहाँ पर पे टू कौन है, मतलब किसको पे करना है, तो पे का नाम चेक करना पड़ेगा, हाँ ये रहा नेल्सन ग्रे जिनीवा, तो यहाँ पर पे टू नेल्सन ग्रे जिनीवा एड्रेस के साथ। अब नेल्सन हीज आएगा कि हर आएगा, हीज आएगा, तो और हीज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस, रुपीस देखो ऊपर कितना है 15,000, सर उधर 10,500 था वो,
वो 10,500 ड्रॉवी को मायने रखेगा। ये ड्रॉवर जब तक लिखेगा तब तक वो जितना पहले लिखेगा उतना ही अभी भी लिखेगा। 15,000 था तो यहाँ पर आएगा 15,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। उसके बाद राइट हैंड साइड में साइन करेगा ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? जॉन वाइट, तो साइन करके जॉन वाइट आएगा। फिर नेम ऑफ द ड्रॉवी 2 करके उसके एड्रेस के साथ, ये रहा जैक ब्राउन बर्मिंघम, तो यहाँ पर आएगा 2 करके। ड्रॉवी का नाम क्या था? अरे देखा ही नहीं हमने ना, बोलो कौन है? जैक ब्राउन। ओके, तो यहाँ पर 2 करके आएगा जैक ब्राउन, एड्रेस था बर्मिंघम। फिर वो एक्सेप्टेड करके साइन करके फिर लास्ट में डेट लिखेगा। ये रहा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 12 मार्च। अरे यहाँ पर कंडीशन भी है, तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेड करेगा, लिखेगा, साइन करने के पहले कंडीशन डाल देगा, मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन कितने के लिए? फॉर ₹10,500 ओनली। फिर वो साइन करेगा, फिर अपना नाम लिखेगा, नाम क्या है? जैक ब्राउन, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, चलो एक बार वापस से देख लेते क्योंकि अभी तक भूल गए होंगे ना हम। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 12 मार्च, तो यहाँ पर आएगा 12 मार्च। तो दिस इज, ये 3 तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 3 में से कोई एक ही पैटर्न आएगा, या तो विदाउट पे आएगा, या तो विथ पे आएगा, प्लस या तो जनरल एक्सेप्टेंस आएगा विदाउट कंडीशन, या तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आएगा। इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो गया। उसके पहले का पार्ट आपने कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट उसका 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। प्लस आगे इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको, नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, इन दैट लेक्चर आई विल बी अपलोडिंग, जो अपलोड करने वाला हूं उसमें मैं जर्नल एंट्रीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 जर्नल एंट्रीज है। उन 25 जर्नल एंट्रीज के बेस पर पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है। तो वो जर्नल एंट्रीज आपको तब समझेगा जब मैंने ये फॉर्मेट के पहले जो आपको कंसेप्ट सिखाया वो आपको बराबर से समझा होगा। तो होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। वंस अगेन प्यूपिल्स एकेडमी ऐसे वीडियोस डालता रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू ऑल। इस तरह से आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। Stay tuned with me. I'll be uploading more videos on different subjects. Thank you.